हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स उस समय चल रहे थे या फिर जो अर्ली या फिर लेट जो 19th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल ग्रुप्स का निर्माण हुआ उनके बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या उनके कारण रहे और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। उसके बारे में हमने कल उस वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11, कि इंडियन क्या हाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड एंड उसके क्या क्या प्रोसेस रही है और क्या क्या उसकी वजह रही कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर एक नेशनलिस्टिक एक ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप की स्टार्टिंग करना जरूरी हुआ और क्या क्या उसमें कौन कौन उसमें लीडर्स थे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कि जैसे फाउंडेशन ऑफ आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अगर हम बात करें तो 1870s और द अर्ली 1885 एक ये पीरियड था जिसमें ये 15-20 ईयर्स का पीरियड था, जिसमें लग रहा था कि हमें ज़रूरत है कि हमें अब एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें सभी वर्ग्स का, सभी जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनका और सभी अलग अलग लोगों का इसमें इसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिससे कि हमें जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में मालूम चल सके। जिसके बारे में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट अगर हम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कांग्रेस की जो मैन अगर हम बात करें, इसकी फाइनल शेप देने वाले थे एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा इसे फाइनल शेप दी गई। उसके बाद में उन्होंने एक प्रकार से सभी को मोबिलाइज किया, सभी जो मैन लीडर्स थे उस समय के, जो लिबरल लीडर्स थे या फिर जो मॉडरेट लीडर्स थे, उन्हें ऑर्गेनाइज किया और उसके बाद में उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जो इसका फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कि दिसंबर 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके ऑर्गेनाइजेशन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन से पहले दो और सेशंस रखे गए जिसमें इसकी बुनियाद कैसे रखी जाएगी और किस प्रकार की फाउंडेशन या किस प्रकार की इसकी वर्किंग होगी उसके बारे में बात करने के लिए 1883 और 1885 में दो सेशंस और रखे गए थे। और अगर हम इसके मैन आर्किटेक्ट की बात करते हैं, फिर मैन इसकी जो फाउंडेशन रखने वाले की बात करते हैं, वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। इसके फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये कांग्रेस थी उसका हर साल दिसंबर के अंदर भारत के अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स थे वहाँ पे इसका सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता था। दिसंबर में हर साल किया जाता था और साथ ही साथ में इसकी अगर हम बात करें, जो फर्स्ट विमन थी जो इसकी एक प्रकार से प्रेसिडेंट बनी थी, इसे एड्रेस करने वाली फर्स्ट विमन थी तो वो थी कादम्बिनी गांगुली, जो कि 1890 में जिन्होंने इसकी प्रेसिडेंटशिप ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ये एक सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी, इसके पीछे एक सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी थी जो बहुत से जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा बताई गई थी। तो क्या ये हकीकत में थी या नहीं थी, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जिसमें हम बात करते हैं कि जैसे जो इंडिया के अंदर जो लग रहा था सभी को कि एक धीरे धीरे इनके अंदर यहाँ के पीपल्स के अंदर एक डिसकंटेंट पैदा हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे की अगर मेन कारण देखें तो हम ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वही मेन कारण थी। तो इसको जो उनके जो गुस्सा था उसे बाहर निकालने के लिए, उनको एक जगह इकट्ठा करने के लिए ह्यूम को एक प्रकार से चारा बनाया गया, जिससे कि वो कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट करे और उसके बाद में जो इंडियंस के अंदर जो गुस्सा भरा हो उसे बाहर निकलवाए। जिसके बाद में तो इस वजह से ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन को भी एक प्रकार से अपने विश्वास में लिया कि हमें कांग्रेस की फॉर्मेशन करनी चाहिए और आप किसी प्रकार का इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं डालेंगे। जिसकी अगर हम मोस्टली अगर हम बात माने कि ये सेफ्टी वॉल की थ्योरी को प्रोपोगेट करने वाले अगर मोस्टली एक लीडर थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा जाता है, जैसे कि लाला लाजपत राय, जिन्होंने इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को मोस्टली अगर हम माने तो इन्होंने प्रोपोगेट किया। और उनके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस थे, लाइक जैसे RP दत्त और अदर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस भी ऐसे थे जिन्होंने इस सेफ्टी वॉल की थ्योरी को आगे प्रोपेगेट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं बिपिन चंद्र की। तो बिपिन चंद्र एक राइटर हुए हैं, जो हमारी आज़ादी के बाद में एक राइटर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ह्यूम को एज ए लाइटनिंग कंडक्टर यूज किया गया है, ताकि उसको यूज करके हम एक प्रकार का एक नेशनलिस्ट या फिर एक ऐसी जो संस्था का स्थापना कर सके जिसके खिलाफ ना गवर्नमेंट हो और ना ही और कोई लोग हो। तो इस प्रकार की थ्योरी के बीच में इनके अलग अलग मकसद थे। और कुछ अभी भी हिस्टोरियंस ऐसे हैं वो मानते हैं कि ये एक प्रकार की सेफ्टी वॉल थ्योरी थी, और साथ ही में कुछ अभी भी ऐसे मानते हैं कि किसी प्रकार की सेफ्टी वॉल थ्योरी नहीं थी। जबकि ये हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे, हमारे जो एलीट वर्ग था,
जो इंडिया के एलीट वर्ग था और इंडिया के ही इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके द्वारा एक प्रोपेगेट की गई एक थिंकिंग थी, जिसमें उन्होंने ह्यूम को अपने जाल में फंसाया और उसी के माध्यम से कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट की। जिसके बाद में हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस कि क्या-क्या उनके जो एम्स हुआ करते थे और ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या कांग्रेस के हुआ करते थे। जिसमें वो फर्स्ट अगर हम बात करें तो वो द फाउंडेड डेमोक्रेटिक नेशनलिस्टिक मूवमेंट, जिसमें कि एक प्रकार से सभी का सहयोग हो और पूरे भारत में एक ऐसा मूवमेंट मौजूद हो जिसका कांग्रेस का मेन मकसद होता था। उसी के साथ-साथ में पॉलिटिसाइज़ एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल्स, ताकि पीपल्स को, जो लोग हैं हमारे, उनको एक प्रकार से पॉलिटिकली एजुकेशन मिले, ताकि वो समझ सके कि क्या जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है और क्या हमें आगे का प्रोसेस करना चाहिए। उसके बाद में हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर फॉर ए मूवमेंट, कि एक हेडक्वार्टर हो जिससे कि सभी जगह को वहाँ से कंट्रोल किया जा सके। और उसी के साथ-साथ हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग-अलग पार्ट्स में अलग-अलग जो नेशनलिस्ट वर्कर्स चल रहे हैं, अलग-अलग जो पैट्रियोटिक वर्क कर रहे हैं, जो अपने वहाँ के रीजन्स को आज़ादी दिलाने के लिए या फिर रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारने के लिए उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और साथ ही में सभी के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, जिससे कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, कि वो वहाँ की एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है डेवलप एंड प्रोपेगेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी, जिसमें कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ या फिर उनके विरुद्ध में एक प्रकार से नई एक जो आइडियोलॉजी है उसको प्रोपोगेट करना, उसका प्रचार प्रसार करना और साथ ही में उसको डेवलप करना भी एक प्रकार का उनका मकसद था। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। जो भी उनकी डिमांड्स हैं या फिर जो भी हमारे जो लोग थे या फिर जो हमारी पॉपुलेशन थी, हमारे पीपल्स थी, उनकी डिमांड है, किसी प्रकार की डिमांड हो, लाइक जैसे इकोनॉमिक डिमांड हो या पॉलिटिकल डिमांड हो, तो किसी प्रकार की डिमांड हो उसको एक जगह इकट्ठा करना और जो गवर्नमेंट है उसके समक्ष प्रेजेंट करने का कार्य इन जो कांग्रेस के जो मेंबर्स होते थे उनका होता था। उसके बाद हम सिक्स सेवन्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो डेवलप एंड कंसल्ट एंड फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल्स रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट एंड प्रोविंस, कि एक प्रकार से हमें देश की भावना हो कि हम एक इंडिया, भारत हमारा एक देश है, इसकी भावना लोगों के अंदर मौजूद हो, ना कि वो अपने वफादार बने रहे अपने रिलीजन कास्ट और प्रोविंस के लिए, बल्कि वो वफादार हो कि हमारा देश है जिसमें सभी लोग एक सद्भावना के साथ रह सके, एक प्रकार से सभी में रिलीजियस कॉन्शियसनेस आ सके कि हम रिलीजन हमारा है लेकिन देश हम सभी का है। तो ये एक थिंकिंग सभी लोगों में मौजूद हो। उसी के साथ साथ हम एट पॉइंट की बात करते हैं, और केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, कि इंडिया को एक प्रकार से नेशन हमें बनाना है, कि लोग जहाँ पे भाईचारे के साथ और एक आपसी सद्भावना के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, इस प्रकार की जो एक थिंकिंग है उसको हमारे देश में प्रमोट किया जाए। जिसके बाद हम बात करते हैं एरा ऑफ मॉडरेट्स, जो कि 1885 टू 1905 तक रहा, और उसकी अगर हम शुरुआत की माने तो ये कांग्रेस की शुरुआत के साथ ही एरा ऑफ मॉडरेट्स स्टार्ट हुआ, और एंडिंग के माने तो हम जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था हमारा 1905 में, जिसको कि बंगाल जो बंगाल विभाजन किया गया था उसकी वजह से हुआ था, तो उसके लिए उस तक के हम माने तो मॉडरेट्स का पीरियड रहा, जिसमें कि एक प्रकार से कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से मॉडरेट्स का ही हमेशा कब्जा रहा, जिसके लेकिन वो इनका जो कार्य करने का जो प्रोसेस था वो मॉडरेट्स के तरीके से ही चलता रहा। अगर हम इस मॉडरेट्स या फिर मॉडरेट लीडर्स की बात करते हैं, वो जैसे थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डिंसाई वाच्या, रमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो और भी बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो मॉडरेट्स के रूप में आते थे। और मॉडरेट्स की अप्रोच क्या क्या होती थी उसके बारे में हम बात करते हैं, कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करना, जिसको कि लॉ और जो अदर जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है जिसको वो गेन कर सके, और ताकि वो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में बाध्य होकर एक प्रकार के एजिटेशंस करना, किसी प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं करना, जो प्रोटेस्ट ऐसे प्रोटेस्ट करना जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक लॉ के अंडर में रह सके, वो किसी प्रकार वो लॉ को तोड़ना नहीं चाहते थे, और वो ना ही किसी प्रकार के जो नियम्स थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनको उनकी अवमानना करना चाहते थे। तो इसी प्रकार के जो मेथड से उन्होंने अपनाए, और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि जो टू अचीव दीज एंड्स, तो वो जो ये एंड्स चाहिए या फिर जो पॉलिटिकली उन्हें जो मोटिवेशन चाहिए, जो पॉलिटिकली वो प्रोग्रेस चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए उनके पास दो प्रकार की एक प्रकार से मेथडोलॉजी होती थी, मेथड होते हैं, जिसमें कि वो एक तो कि क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, ताकि वो लोगों को एक प्रकार की कॉन्शियसनेस जगा सके, उसके लिए उन्हें एक जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना था, और उसी के साथ साथ जो लोगों में नेशनल स्पिरिट की भावना भी वो जगा सके, उसके पीछे ये कार्य करते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट नेशनलिस्ट, कि क्या क्या जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उनका भारत की जो या फिर जो कांग्रेस की जो परियोजनाएं थी या जो प्रक्रियाएं थी उनमें क्या क्या उनका पार्टिसिपेशन रहा, उसके बारे में हम बात करते हैं।
जिसमें फर्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उन्होंने समझा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस प्रकार से हमारा एक प्रकार से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हमें एक प्रकार से हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे हैं। जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि उसमें वो बहुत सी थ्योरीज भी उन्होंने दी थी। तो ये पर हमारा जो सिस्टम है इसको उन्होंने कैसे कोलैप्स किया है और किस प्रकार से हमारे जो जो एक प्रकार से हमारे जो ये एक हैंडीक्राफ्ट्स की वर्किंग या फिर जो अदर हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज या फिर हमारे जो रूरल इंडस्ट्रीज चलती आ रही तो उन्होंने कैसे ख़त्म किया उसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें कि अगर हम मेनली माने तो इसके इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में दादा भाई नौरोजी थे, आर.सी. दत्त थे, डेंसाई वाच्या थे, अदर केयरफुल और अलग अदर अदर लीडर्स भी और भी बहुत से लीडर्स थे। जिसमें कि हम बात करते हैं कि जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रोपोगेट की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारा जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं वो कैसे इंडिया के लोगों को गरीब बनाए जा रहे हैं और खुद अपनी जो पैसे हैं या फिर जो अपनी जो इनकम है या फिर अपने जो अदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ से करके खुद अपने देश को प्रोस्परस कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे कैसे वो जो हमारे पास जो इनकी जो अलग अलग डिमांड्स होती थी कि जैसे कि इन्होंने समझा कि जो इकोनॉमिकली वो कैसे हमें वीक बना रहे तो वो डिमांड्स को समझ के उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट थी, उससे एक प्रकार बहुत सी डिमांड्स की, जैसे रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ साल्ट के ऊपर जो टैक्सेस चल रहे हैं उनको हटाया जाए, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑफ प्लांटेशन लेबर, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो ये बहुत सी उनकी जो प्रक्रियाएं होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए उन्हें, जिस प्रकार के जैसे इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया करते थे उस समय, तो उस प्रकार के जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे, जैसे लास्ट अगर हम बात करें तो 1857 के रिवोल्ट के बाद में इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में आया था, जो अब हमें नए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उनकी ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए जो लेजिस्लेचर थी उसके लिए वो अंदर जाके वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे उनका जो प्रोपेगेंडा था वो चलाने का कार्य करते थे। उसी के साथ साथ उन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके पास किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल पावर नहीं था। जो भारतीय थे उनके पास किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल पावर नहीं हुआ करता था। और उनका अगर हम लास्ट एक्ट की बात करें तो वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 लास्ट में आया था। उसके बाद हम बात करें कि 1885 से 1892 तक जो नेशनलिस्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की लगातार डिमांड करते रहे, लगातार डिमांड्स करते हैं। जिसमें अगर हम मेनली अगर हम बात करें उनके क्या क्या डिमांड्स थी, तो उन डिमांड्स की बात हुई कि एक्सपांशन ऑफ काउंसिल, जो ब्रिटिश जो इंडियंस हैं उनकी जो ये काउंसिल्स हैं उनमें ग्रेटर पार्टिसिपेशन किया जाए, उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जाए। और जो रिफॉर्म्स ऑफ काउंसिल्स हैं जैसे कि मोर पावर्स टू काउंसिल, जिसमें ग्रेटर कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस, तो अदर अदर जो जैसे कि ये सभी जो पावर्स थे वो एक बार से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय के पास ही होते थे, उनको वहाँ से हटाया जाए और जो काउंसिल्स हैं उनके पास ये फाइनेंसेस के या फिर जो पावर्स है उनको इंक्रीज किया जाए। उसी के साथ-साथ वो इनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे, जैसे कि वो जो ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस है, तो वो टिम एक प्रकार से मतलब इनको क्रिटिसाइज़ किया करते थे और साथ में डिमांड करते थे कि हमें जो इंडियंस हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। उसी के साथ-साथ हमारा जो बजट है या फिर जो हमारे लिए जो बजट पारित होता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और उनका स्लोगन भी था उस समय कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर हमें काउंसिल्स में या किसी प्रकार का मेरी जो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम किसी प्रकार का टैक्सेस नहीं देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अलग-अलग लीडर्स थे उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की भी डिमांड की थी। जैसे कि जो कनाडा और जो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं, उनके पास जैसे सेल्फ गवर्निंग है, जैसे कि हेड अथॉरिटी के रूप में तो ब्रिटिश क्राउन रहेगा, लेकिन उसके अंडर में बाकी जो गवर्निंग है, वो पूरी की पूरी गवर्निंग उन्हीं कंट्रीज़ के अंडर में थी। तो उस प्रकार की एक हमें भी एक एंटिटी चाहिए, हमें भी हमारी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो उसके लिए दादा भाई नौरोजी ने 1904 में इसकी डिमांड की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इसकी डिमांड की। और लोकमान्य तिलक जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने भी 1906 में सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है कैंपेन्स फॉर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसमें कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे उनके लिए क्या-क्या इन्होंने कैंपेन्स चलाए। जैसे कि इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, लाइक जैसे सिविल सर्विसेज थी और अदर जो सर्विसेज थी उनका इंडियनाइजेशन किया जाए, ताकि वो इकोनॉमिक ग्राउंड, पॉलिटिकल ग्राउंड और मोरल ग्राउंड, सभी ग्राउंड्स के ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज हैं वो हमारे लिए वर्क कर सके। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कॉल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, क्योंकि जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ करता था एग्जीक्यूटिव्स का। गवर्नर जनरल्स अपने अनुसार या गवर्नर्स अपने अनुसार जो जुडिशरी उसको कन्वर्ट किया करते थे। इसलिए जो सेपरेट जुडिशरी उसको बिल्कुल ही एक प्रकार से सेपरेट पार्ट बना दिया जाए एग्जीक्यूटिव फंक्शन से। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो क्रिटिसिज्म ऑफ एन ऑप्रेसिव एंड टायरेनिकल ब्यूरोक्रेसी। जो ये ब्यूरोक्रेसी चल रही है, जो हमें दबाने का कार्य कर रही है, उसको
उसको इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया और साथ ही में उसको एक प्रकार से नॉर्मल बनाने के लिए कहा गया। और उसी के साथ-साथ जो जुडिशियल सिस्टम था, उसको भी एक टाइम कंज्यूमिंग ना हो के वो टाइम उसका टाइम पीरियड कम करने के लिए कहा गया। जिसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, वो है क्रिटिसिज्म ऑफ एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़। लाइक जैसे उस समय चल रही थी अफ़गान पॉलिसीज़, तो उन सभी की जो पॉलिसीज़ थी, उन पॉलिसीज़ को लगातार उनके ऊपर क्रिटिसिज्म चलाया जा रहा था कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उनको रिड्यूस किया जाए, या फिर उन जो फॉरेन के ऊपर, जो अदर कंट्रीज़ के ऊपर या फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसको कम करें। उसके साथ हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, वो है कॉल फॉर इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन वॉरफेयर। और जो वॉरफेयर है या फिर जो वॉर्स आप फाइट कर रहे हैं अदर कंट्रीज में या फिर अदर जो दुनिया के अदर इलाकों में, आप उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे पैसों से या हमारे टैक्सेशन से करते हैं, तो उसको भी आप रिड्यूस किए। और साथ ही में डिमांड फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर लेबर एब्रोड इन अदर ब्रिटिश कॉलोनी, लाइक जैसे साउथ अफ्रीका में हमारे जो इंडियन लेबरर्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा दयनीय स्थिति, तो उस स्थिति को सुधारने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड की गई कि अदर जो कंट्रीज में हमारे जो लेबरर्स को आप लेके गए हैं यहाँ से, माइग्रेशन हुआ है उनका, तो आप उनकी भी जो स्थिति खराब चल रही है उस स्थिति को बेटर करें और साथ में उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जिसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जिसमें कि जैसे राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन और फ्री प्रेस जैसे ऐसे जो हमारे राइट्स हैं, उन राइट्स की हमारे लिए हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो सिचुएशंस थी, जो ब्रिटिशर्स के जो है हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशंस हो रहे थे, तो उनको सुधार करने के लिए जो उस समय के जो मॉडरेट नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस प्रकार की डिमांड की। जिसके बाद हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके किस प्रकार से उन्होंने इवॉल्व किया, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे रिप्रेजेंटेड द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेज ऑफ द टाइम, क्योंकि उस समय ही हमारे जो नेशनलिस्ट थे या फिर हमारे जो भारतीय पीपुल थे, वो सभी लोग धीरे धीरे मॉडर्न एजुकेशन ले रहे थे, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ परिचित हो रहे थे। इस वजह से जो हमारी जो फोर्सेज थी वो उस समय मतलब कंटिन्यूसली वो हमारे डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रही थी, तो इस वजह से ये सभी जो नेशनलिस्ट थे वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दे वर एबल टू क्रिएट ए वाइड नेशनल अवेकनिंग, क्योंकि जो ये कांग्रेस के अंदर जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक प्रकार से भारत के अंदर जो नेशनल अवेकनिंग थी या फिर जो राष्ट्रीय एक प्रकार से एकता की भावना थी उसको डेवलप करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो ट्रेंड पीपुल इन पॉलिटिकल वर्क एंड पॉपुलराइज्ड मॉडर्न आइडियाज। उन्होंने जो पॉलिटिकल वर्क था कि किस प्रकार के पॉलिटिकली में डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने पीपल्स को ट्रेंड किया। और साथ ही में जो उस समय के मॉडर्न आइडियाज थे, लाइक जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और अदर, जैसे कि हमें डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी और जो रिपब्लिक, ऐसे जो हमारे जो वर्ड्स थे या फिर ऐसे जो हमारी जो थिंकिंग्स थी उनको डेवलप करने में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, एक्सपोज द बेसिकली एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ कॉलोनियल रूल, जैसे कि हमें पॉलिटिकली एक प्रकार से एक्सप्लॉइटेटिव कर रहे हैं, ये हमारे इकोनॉमिकली हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और साथ ही ये हमें एक्सप्लॉइट करके हमें गरीब बनाए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, हमारे साथ हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम्स आए जा रही है, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो ये फेमाइन की सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू या फिर जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्सेस लिया करते थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते थे। तो ये जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था कॉलोनियल रूल का या फिर जो ब्रिटिशर्स का जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था उसको भी इन्होंने एक्सपोज किया। और उसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि फिफ्थ पॉइंट की हम बात करें तो देयर पॉलिटिकल वर्क वाज बेस्ड ऑन हार्ड रियलिटीज, नॉट ऑन सैलो सेंटिमेंट्स रिलीजन, या किसी प्रकार के जो इनकी जो रियलिटीज थी या फिर उस समय जो हमारी स्थिति चल रही थी उसके ऊपर डिपेंडेंट होता था इनका नेशनलिस्ट का, वो किसी प्रकार से एक जो नॉर्मल एक सेंटीमेंट के ऊपर या फिर रिलीजन के ऊपर ये लोग डिपेंड करके किसी प्रकार की कोई बातें नहीं किया करते थे। तो इसलिए इनके जो उस समय की जो हमारी जो सोसाइटी की सिचुएशन चल रही थी, हमारी सोसाइटी को किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसके लिए इन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्क किए। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की, क्रिएटेड ए सॉलिड बेस फॉर मोर विगरस मिलिटेंट मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट। इन्होंने एक प्रकार से लगभग अगर हम बात करें 1885 टू लेकर 1905 द वे मास मूवमेंट जिसे कि स्वदेशी मूवमेंट कहा गया, लगभग इन 20 साल के पीरियड में इन्होंने एक सॉलिड बेस मौजूद किया। इन्होंने पूरे भारत के अंदर पूरे भारत को एक जगह लेके आए, पूरे भारत में अलग अलग तरीके से इन्होंने इन लोगों को समझाया कि हम किस प्रकार से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने कंटिन्यूसली इन 20 सालों के अंदर, जब स्वदेशी मूवमेंट एक प्रकार का एक मास नेशनल मूवमेंट बना, तो उससे पहले इन्होंने इनको लोगों को ट्रेनिंग दी कि हमें किस प्रकार से मिलिटेंट या फिर किस प्रकार से हमें एक जगह इकट्ठा होकर वर्क करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने एक सॉलिड बेस क्रिएट किया। जिसके बाद हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, हाउएवर दे फेल टू वाइडन देयर डेमोक्रेटिक बेस एंड द स्कोप देयर डिमांड्स। वो एक प्रकार से जो उनका लोकतांत्रिक या फिर जो एक प्रकार से डेमोक्रेटिक बेस था उसको प्राप्त करने में वो फेल हुए, वो इतना ज़्यादा ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन
फिर भी उन्होंने एक प्रकार से जो उस समय के जो नेशनल मूवमेंट्स थे, उनके पीछे की जो भावना थी, उसको इन्होंने डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाई। जिसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ मासेस की, जो हमारे बड़े या फिर जो बड़े ग्रुप्स होते थे पीपल्स के, उनके क्या-क्या रोल्स थे उसके में कि जैसे इनका एक प्रकार से जो मॉडरेट फेज था, उसमें नैरो सोशल बेस हुआ करता था। वो इतने ज़्यादा जो लोअर पीपल्स थे, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, क्योंकि इसमें एलिट लोग थे या इंटेलेक्चुअल्स लोग थे, वो एक प्रकार से जो रूरल पीपल हुआ करते थे या जो रूरल पुअर पीपल्स हुआ करते थे, उन तक इनका जो रीच थी वो नहीं थी। इस वजह से इनका एक नैरो सोशल बेस रहा, इतना ज़्यादा ये अपने आप को जो डेवलप नहीं कर पाए। इस वजह से जब इनके जो मूवमेंट्स होते थे, उनमें जो मासेस थे, उनका पैसिव रोल रहा, वो इतने ज़्यादा इसमें पार्ट नहीं ले पाए। उसके बाद हम धीरे बात करते थे, मासेस वर जनरली इग्नोरेंट एंड हैड कंजर्वेटिव आइडियाज एंड थॉट्स, क्योंकि मासेस कि हमेशा कंजर्वेटिव, या फिर हम बात करें जो रूरल्स है या जो ट्राइब्स हैं, तो ये सभी के क्या है, होता था कि उनके जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे, वो अपने आप के अपनी जो ट्रेडिशंस थे उनको बचाना चाहते थे, अपने थॉट्स को उन्होंने बचाना चाहते थे। वो किसी प्रकार से जो अदर जो अदर जो लोग हैं उनकी बातों में आना नहीं चाहते थे। इस वजह से इन प्रकार की जो ये मॉडरेट्स का जो उस समय का जो चल रहा था प्रचार, उसमें इन्होंने एक प्रकार से इन्होंने इग्नोरेंस ही दिखाई कि वो इसमें बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहते। जिसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, या एटीट्यूड का इसके प्रति क्या स्वभाव रहा, या फिर जो कांग्रेस की जो डेवलपमेंट हुआ है, कांग्रेस की जो फाउंडेशन हुई, उसके लिए जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड था वो किस प्रकार का था, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जो जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, वो कंटिन्यूअसली जो कांग्रेस थी उसके खिलाफ हॉस्टाइल थी, क्योंकि वो किसी प्रकार से इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक प्रकार से जो एक नेशनलिस्टिक ग्रुप या फिर एक नेशनल ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप जो हमारे खिलाफ पैदा हो, जिससे कि उनकी जो पॉपुल या उनकी जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो उनकी पॉलिसीज है, उनके खिलाफ लोगों को भड़का सके। तो इस वजह से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये बिल्कुल भी कांग्रेस को पसंद नहीं किया करती थी। साथ ही में ये इनके कंटिन्यूसली वो कंडेमनेशन किया करती थी, उनका अलग अलग नाम निकाला करते, जैसे उन्हें सेडिशियस ब्राह्मण, डिसलॉयल बाबूज, तो इनके प्रकार के बहुत से उनके लिए जो अलग अलग जो उनके नेम्स थे, या फिर उनको एक प्रकार से बुरा बताने के लिए कंटिन्यूसली ये वर्क किया करते थे। और साथ ही में जो डफरे थे, उन्होंने तो एक बात ये भी कहा था कि ये जो कांग्रेस है, एक प्रकार से सेडिशन की फैक्ट्री या फिर देशद्रोह की फैक्ट्री है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोगों को बनाया जाता है, या फिर यहाँ पे देशद्रोहियों को पैदा किया जाता है। तो इस प्रकार की बहुत सी अलग अलग बातें गवर्नमेंट्स कंटिन्यूसली कांग्रेस के बारे में बोलती थी, या फिर कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनके बारे में बोलती थी, ताकि जो कांग्रेस है उसके खिलाफ वो समझा सके, या फिर अपनी जो अपने आप का अपनी जो गुस्सा है उसको शांत कर सके। इस प्रकार वो कंटिन्यूसली ये सभी बातें उन्हें बोला करते थे। इसके बारे में हमने आज बात की कि किस प्रकार से कांग्रेस का डेवलपमेंट हुआ, या फिर किस प्रकार से कांग्रेस की फाउंडेशन रखी गई, कौन कौन इसके मेंबर्स थे और कौन कौन इसके लिए वर्क किया करते थे, और क्या क्या इसके वर्क थे, उसके बारे में हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे कि आफ्टर 1885, या फिर जो कांग्रेस का फाउंडेशन हुई, उसके बाद में जब इंडियन काउंसिल से एक्ट आया 1891 में, और साथ ही में जब उसके बाद में या फिर जो लास्ट फेज था 19th सेंचुरी का, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस भारत में रही, और आगे उसके बाद हम बात करेंगे कि जब क्या उसके रीजन्स रहेगी जो बंगाल का पार्टिसिपेशन किया गया, और उसके बाद में क्या क्या स्वदेशी या जो स्वदेशी मूवमेंट और जो बायकॉट मूवमेंट चला, उसके क्या क्या रीजन्स रहे, और क्यों ये इतने ज़्यादा डेवलप रहे, या फिर ये डेवलपमेंट के फेज में रहे, और क्यों इतने ज़्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।